दोस्तों जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। ठीक है, यानी कि एसएससी एमटीएस 2020 में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हम लोगों को और बता दें कि इससे पहले हम लोग 2022 में या 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। और हम लोग आज बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी एसएससी एमटीएस 2020 के 21वें क्वेश्चन से बातचीत करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2020 के 20 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज, ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्मारक है जिसे दक्कन के ताज के नाम से जानते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, तीसरा ऑप्शन है महाबत मकबरा, चौथा ऑप्शन है चांद मीनार। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, यानी बीबी का मकबरा है। जो दक्कन का ताज है वो बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में, यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है नरसिंह देव प्रथम, दूसरा ऑप्शन अनंत पद्मनाभन, और तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है अनंत वर्मन चोडगंगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कह रहा है कि व्यपगमन, क्या कह रहा है, व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। ठीक, तो यानी पहले भारतीय शासकों में से एक थे, कौन थे उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है कित्तूर चेन्नम्मा, दूसरा ऑप्शन है जई राजगुरु, तीसरा ऑप्शन है पजहस्सी राजा, और चौथा ऑप्शन है तितुमीर। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कित्तूर चेन्नम्मा। क्या याद रखना आपको दोस्तों, कित्तूर चेन्नम्मा। ठीक, यानी कह रहा है कि कित्तूर चेन्नम्मा व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अगर साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी। ठीक है, जो साल बाई है, साल बाई की संधि, कौन सी संधि, साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पहला ऑप्शन है, कह रहा है 1794 में, दूसरा ऑप्शन है 1799 में, तीसरा ऑप्शन है 1773 में, चौथा ऑप्शन है 1782 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1782 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्या, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1886 में, कहाँ पर, वर्ष 1886 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह, क्या नाम था उसका, हिंदू विधवा गृह की स्थापना करी थी। ठीक, तो दोस्तों ये बात बतानी, यानी कह रहा है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना करी थी, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है ढोंडो केशव कर्वे, दूसरा ऑप्शन है पुलिथेवर, तीसरा ऑप्शन है नानाजी देशमुख, चौथा ऑप्शन है तात्या टोपे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढोंडो केशव कर्वे। क्या नाम है, ढोंडो केशव कर्वे। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। ठीक, यानी कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किस जगह पे हुई थी, ये बात आपको बतानी दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ढाका, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, और चौथा ऑप्शन है बॉम्बे। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढाका में। ठीक है, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पक्की मिट्टी के, ध्यान रखना दोस्तों, कह रहा पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा, पक्की मिट्टी या टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो विष्णुपुर है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है मेघालय। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल। क्या नाम याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 में और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, यानी आपको बताना निम्नलिखित में से किसे 1938 तथा 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ये बात आपको बतानी। दोस्तों ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा गांधी जी ने, क्या कह रहा है? गांधी जी ने करो या मरो का नारा का प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा है? गांधी जी ने करो या मरो को ठीक प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी ये जो नारा दिया था कि करो या मरो, ये कब दिया था आपको इस बात के बारे में बताना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 23 मार्च 1942 को दिया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 24 सितंबर 1942 को दिया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 8 अगस्त 1942 को दिया था और चौथा ऑप्शन कह रहा है 14 जुलाई 1942 को दिया था। ठीक, तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है साइमन आयोग के खिलाफ, क्या कह रहा है? साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हुई? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक, और उसके दौरान उनको मारपीट हुई उनके बीच में, ठीक, और उनकी जो हो गई मृत्यु। ठीक, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे, उनका नाम बताना। पहला ऑप्शन है कह रहा लाला लाजपत राय थे, दूसरा ऑप्शन है कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले थे, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल थे और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय जो थे, ठीक, उनकी साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पंडित मदन मोहन मालवीय को, ध्यान रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय को ठीक के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय था। ठीक है, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय को के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। ठीक, यानी कौन से नारे को? तो इंकलाब जिंदाबाद को या सत्यमेव जयते को। ठीक, तो दोस्तों इसके दो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिले। चलिए हम लोग उनको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा और चौथा ऑप्शन है वंदे मातरम। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी यानी सत्यमेव जयते, यानी मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते के नारे को प्रसिद्ध किया। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया 1924 में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा 1921 में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा 1918 में, चौथा ऑप्शन कह रहा 1920 में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी 1920 ईस्वी में। ठीक है, अवध किसान सभा का गठन जो है वो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कह रहा सिपाही विद्रोह, ध्यान रखिए दोस्तों, कह रहा सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? जो सिपाही विद्रोह था वो किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये बात आपको पता नहीं है। पहला ऑप्शन है 1858 में, दूसरा ऑप्शन 1874 में, तीसरा ऑप्शन है 1888 में, चौथा ऑप्शन 1862 में। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि 1858 में। ठीक, तो ये जो आपका सिपाही विद्रोह है वो 1858 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कह रहा तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ठीक है, जो तराइन का पहला युद्ध था वो कब हुआ था, ये बात आपसे पूछी गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1204 में, दूसरा ऑप्शन है 1213 में, तीसरा ऑप्शन है 1157 में, चौथा ऑप्शन है 1191 में। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 1191 में। ठीक, यानी 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से देश बंधु के नाम से, किसके नाम से? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है आशुतोष मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी चित्तरंजन दास। क्या नाम है उनका? चित्तरंजन दास, यानी देश बंधु के नाम से जो है वो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला, ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया, बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था, ये बात आपको बता रही दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है देवगिरी, दूसरा ऑप्शन है दौलताबाद, तीसरा ऑप्शन है बरार, चौथा ऑप्शन है एहसानाबाद। क्या नाम? एहसानाबाद। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी एहसानाबाद। ठीक है, जो एहसानाबाद है उसने जैसे ही अपनी आधारशिला रखी थी उसके तुरंत बाद में वो बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर पतेती या पस्ता चाप, पतेती या पस्ता चाप का दिन, ठीक, कैलेंडर का
महत्वपूर्ण दिन है, ठीक, यानी कौन सी कैलेंडर का महत्वपूर्ण दिन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है ईसाई, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है जैन और चौथा ऑप्शन है पारसी, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारसी, ठीक है। तो यानी तो पतेती या पश्चाताप का जो दिन है वो कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है पारसी कैलेंडर का। किस कैलेंडर का? पारसी कैलेंडर का, ठीक। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? जो लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था उसका नाम बताना दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है रामगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है श्रीगुप्त, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ठीक। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से शादी करी थी, ठीक। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था? ठीक, दीवानी का अर्थ बताना। किसका नाम बताना आपको? अर्थ, दीवानी का अर्थ बताना। कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है राजस्व प्रशासन, तीसरा ऑप्शन है कानून व्यवस्था, न्याय का प्रशासन, आपराधिक न्याय का प्रशासन, ठीक। उसके बाद चौथा ऑप्शन है आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल का प्रशासन, ठीक। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्व प्रशासन, ठीक। यानी जो मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ होता था राजस्व प्रशासन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है क्या मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है संप्रति, दूसरा ऑप्शन है बृहद्रथ, तीसरा ऑप्शन है सत्यधनवन और चौथा ऑप्शन है देववर्मन, ठीक। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो बृहद्रथ, क्या नाम था? बृहद्रथ था, ठीक। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।